स्विस बैंक क्या है? स्विस बैंक में अकाउंट कैसे ओपन होता है? अगर किसी को स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करना हो तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, स्विस बैंक का नंबर्ड अकाउंट इतना क्यों पॉपुलर है पूरी दुनिया में, कैसे बड़े बड़े करप्ट पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ऑफिसर्स अपने ब्लैक मनी को हवाला के थ्रू स्विस बैंकों तक पैसा पहुंचाते हैं, कैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस चुनाव जीतने के लिए ब्लैक मनी वापस लाने की वादों तय करते हैं लेकिन एक फूटी कौड़ी तक वापस नहीं आती है। अगर इन लुटेरों का ब्लैक मनी भारत वापस लाना हो तो इसके लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बन रही है वीडियो का लास्ट तक। देखिए, बात जब स्विस बैंक की होती है तो हम सबके मन में एक ख्याल आता है ब्लैक मनी। अब ये ब्लैक मनी क्या है, एक बार इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं ताकि चीज़ें आपको आगे समझने में आसान हो जाएगी। ये ब्लैक मनी वो पैसा है जिस पर टैक्स लगा ही नहीं है, यानी लोग स्मगलिंग करके, ड्रग्स बेचकर, कैश में डीलिंग करके पैसा तो कमा रहे, साथ ही अपनी असली इनकम का जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट को दे ही नहीं रहे। आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डेटा देखेंगे तो भारत की टोटल जीडीपी का तकरीबन 50% भारत की टोटल ब्लैक मनी है। ठीक वैसे ही अगर आप सीबीआई का रिपोर्ट देखेंगे तो भारत की टोटल ब्लैक मनी $500 बिलियन यानी 24.5 लाख करोड़ रुपए विदेशी टैक्स हाउस में पड़ा हुआ है। आखिर इतने बड़े अमाउंट में जो ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, इसका सर्कुलेशन कैसे और कहाँ पे हो रहा है? पहला तो ये हो सकता है कि लोग अपने ब्लैक मनी को एज ए कैश घर पे छुपा रखा हो। सेकेंड ये हो सकता है कि लोग अपने ब्लैक मनी को गोल्ड या रियल एस्टेट जैसे इंडस्ट्री में सर्कुलेट करता हो। थर्ड ये हो सकता है कि लोग अपने ब्लैक मनी को हवाला के थ्रू स्विस बैंकों तक पहुंचाता हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक को ही स्विस बैंक बोला जाता है। स्विट्जरलैंड में जितने भी सारे बैंक है सबको स्विस बैंक ही बोला जाता है। स्विस बैंक ऑफ कॉरपोरेशन का गठन सन 1854 में हुआ था, लेकिन आगे चलकर 1898 में स्विस बैंक ऑफ कॉरपोरेशन का मर्जर हो जाता है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के साथ और यूबीएस का गठन होता है, जिसमें 40% शेयर स्विस बैंक ऑफ कॉरपोरेशन के पास जाती है और 60% शेयर यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास जाती है। यूपीएस के गठन होने के बाद ये यूरोप की सबसे बड़ी बैंक और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन जाती है $590 बिलियन एसेट के साथ। साथ ही अगर बात करें कि स्विस बैंक में अकाउंट कैसे ओपन होता है, देखिए, नॉर्मल अकाउंट तो कोई भी घर बैठे ऑनलाइन भी खोल सकता है, लेकिन अगर आपको नंबर्ड अकाउंट स्विस बैंक में ओपन करना हो तो एक बार आपको फिजिकली स्विस बैंक में विजिट करना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। अब ये नंबर्ड अकाउंट क्या होता है हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर बात करें एलिजिबिलिटी की तो स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, साथ ही आपके पास 10 लाख स्विस फ्रैंक होनी चाहिए। साथ ही अगर बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो आप जिस देश में रहते हैं उस देश की पासपोर्ट, आपकी आइडेंटिटी कार्ड, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कितने संपत्ति की मालिक हो, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है, कहीं आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एलिगेशन में तो इन्वॉल्व नहीं है। साथ ही आपका डिवोर्स हुआ है तो डिवोर्स पेपर तक सबमिट करनी पड़ती है। जैसे ही आपका सबमिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है स्विस बैंक की तरफ से। देखिए, स्विट्जरलैंड की सीक्रेट पॉलिसी की वजह से नंबर्ड अकाउंट पूरी दुनिया में पॉपुलर है। नंबर्ड अकाउंट में कस्टमर को अकाउंट होल्डर नेम की जगह पे एक कोड दिया जाता है, जिस कोड के थ्रू कस्टमर ट्रांजैक्शन करते हैं। नॉर्मली अगर आप भारत के किसी बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके पासबुक पे आपका नाम रहता है, लेकिन स्विस बैंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। वहाँ उल्टा है, नाम की जगह पर कोड रहता है और कोड देने की वजह से कस्टमर के जो आइडेंटिटी है वो सेफ हो जाती है, किसी को पता ही नहीं चलती है कि ये जो अकाउंट है वो कौन से शख्स की है। सिर्फ कुछ ही बैंक के जो अपर लेवल के कर्मचारी है उनको ही कुछ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पता रहती है, और अगर गलती से कोई बैंक के कर्मचारी किसी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन विदाउट परमिशन किसी दूसरे देश गवर्नमेंट के साथ या फिर किसी टैक्स एजेंसी के साथ शेयर कर देती है तो उस बैंक के कर्मचारी को स्विस बैंकिंग प्राइवेसी एक्ट सेक्शन 47 के तहत 3 साल की जेल और 2.5 लाख स्विस फ्रैंक की जुर्माना तक लग सकती है। नंबर्ड अकाउंट के प्राइवेसी की वजह से वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के अमीर लोग अपने ब्लैक मनी को सेव करने के लिए स्विस बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं। अब इससे होता यह है कि स्विट्जरलैंड को भी फायदा होती है। जब पैसे स्विस बैंक में आती है तो स्विट्जरलैंड भी फाइनेंशियली स्टेबल होते जाती है। लेकिन आगे चलकर ब्लैक मनी को कम करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन ने दबाव डालकर स्विट्जरलैंड से एक एग्रीमेंट साइन करवा लेता है, जिस एग्रीमेंट को AEOI बोला जाता है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। इस एग्रीमेंट में OECD मेंबर कंट्री और G20 मेंबर कंट्री शामिल होते हैं। इस एग्रीमेंट का मेन पर्पज रहता है कि स्विट्जरलैंड टैक्स टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कस्टमर का एक दूसरे कंट्री के साथ शेयर करेगी। इस एग्रीमेंट के होने के बाद स्विट्जरलैंड भारत सरकार के साथ पहली डेटा शेयर करती है सितंबर 2019 को। इस डेटा में जिन जिन लोगों का खाता रहता है स्विस बैंक में उनका नाम, एड्रेस, उनका बैंक बैलेंस, सारी चीज़ें मेंशन होती है, लेकिन भारत सरकार इस डेटा को पब्लिश नहीं करती है। पब्लिश नहीं करने के कई सारे रीजन्स हो सकते हैं कि जो सरकार चला रहे उनका ही पैसा हो, या फिर विपक्ष वाले का पैसा हो, या फिर जो पॉलिटिकल से रिलेटेड लोग हो उनका पैसा हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट बिग शॉट हो उनका पैसा हो। लेकिन आगे चलकर द इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट पब्लिश करती है अपने वेबसाइट पे,
जिस रिपोर्ट में जिन जिन लोगों का खाता रहता है स्विस बैंक में, उनका नाम और बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। इस रिपोर्ट में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, हर्षद मेहता जैसे बड़े बड़े बिग शॉट और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का भी नाम है। आप इसे पॉज करके भी देख सकते हो। साथ ही अगर बात करें सीक्रेट सर्विस की, तो स्विस बैंक अपने अकाउंट होल्डर को एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स और शेल्टर्ड हाउस और बंकर जैसे चीज़ें भी रेंट पर प्रोवाइड करती है, ताकि कोई भी कस्टमर इसे रेंट आउट कर अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और गोल्ड और डायमंड जैसी कीमती चीज़ें इसमें स्टोर कर सके और कोड के थ्रू अपने जनरेशन को ट्रांसफर करते रहते हैं। ये जो सेफ डिपॉजिट बॉक्स है, बंकर है, शेल्टर्ड हाउस है, ये कस्टमर के अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो बंकर है, शेल्टर्ड हाउस है, पहले मिलिट्री के लिए बने हुए थे, लेकिन आगे चलकर स्विस बैंक ने इसे खरीद कर सिक्योर डेटा स्टोरेज हब बना देती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता होगा कि स्विट्जरलैंड के पास नहीं तो नेवल फोर्स है, नहीं आर्मी है, नहीं एयर फोर्स है, तो कोई भी जाएगा इस बंकर पे अटैक्स करके इसमें जो कस्टमर की गोल्ड और डायमंड जैसी कीमती चीज़ें रखी हुई है उसको लूट लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। swissinfo.ch वेबसाइट के मुताबिक ये जो बंकर है इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। बंकर के आसपास हर जगह न्यूमरस चेक पॉइंट्स होते हैं, ब्लास्ट अलार्म सिस्टम से लेकर बुलेट प्रूफ दरवाजे तक होते हैं। साथ ही कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाती है, जैसे आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, फिर भी यह बंकर सेफ रहती है, या फिर कोई टेरर अटैक्स हो जाता है फिर भी बंकर सेफ रहती है, ओनली न्यूक्लियर अटैक्स को छोड़कर। अब ये सारी चीज़ें हैं ना, कस्टमर रेंट आउट तो कर लेते हैं, अपने एसेट को सिक्योर भी कर देते हैं, लेकिन इन केस अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है, उस डेथ के केस में उस अकाउंट होल्डर का जो नॉमिनी रहता है, उस नॉमिनी के अकाउंट में सारे एसेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है स्विस बैंक की तरफ से। 1990 में भी ओसामा बिन लादेन ने स्विस बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया था, लेकिन 1997 में इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है स्विस बैंक की तरफ से, बिकॉज 7 साल तक कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होती है और टेरर फंडिंग को लेकर भी आरोप चल रहे थे ओसामा बिन लादेन के ऊपर। साथ ही अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो स्विस बैंक अपने अकाउंट होल्डर की सेविंग पे नेगेटिव इंटरेस्ट देती है, यानी कि ब्याज देने के बजाय उल्टा ब्याज लेती है कस्टमर से, -0.75%। यानी कि अगर आप स्विस बैंक में 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 7,500 रुपये स्विस बैंक को उल्टा देना पड़ेगा। साथ ही स्विस बैंक अपने अकाउंट होल्डर से अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक मेंटेनेंस चार्ज भी लेती है, $300 सालाना। नॉर्मली अगर आप भारत या किसी बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी खुद की सेविंग पे 7% तक ब्याज मिलती है, लेकिन स्विस बैंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। वहाँ ब्याज देने के बजाय उल्टा ब्याज लेती है स्विस बैंक अपने कस्टमर से। नेगेटिव इंटरेस्ट मिलने के बावजूद भी जो लोग अपने पैसों को स्विस बैंकों में जमा करके रखे हैं फिर भी वो प्रॉफिट में रहते हैं। अब ये सबका रीज़न है स्विट्जरलैंड की मजबूत करेंसी, जिसे स्विस फ्रैंक बोला जाता है, जो कि अमेरिकन करेंसी से भी मजबूत है। करंट टाइम में 1 स्विस फ्रैंक 94 रुपये के बराबर है। साथ ही स्विट्जरलैंड में इन्फ्लेशन भी नहीं आती है, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है। नॉर्मली भारत में इन्फ्लेशन आने से भारत की जो करेंसी है उसकी कीमत गिरते जाती है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। वहाँ उल्टा है, स्विट्जरलैंड की करेंसी की कीमत बढ़ते ही जाती है इन्फ्लेशन नहीं आने की वजह से। इसलिए जो लोग अपने पैसों को स्विस बैंकों में जमा करके रखे हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं। साथ ही अगर बात करें कि ये जो ब्लैक मनी है इसको स्विस बैंकों तक कैसे पहुँचाया जाता है, देखिए ये जो ब्लैक मनी है इतनी आसानी से तो स्विस बैंकों तक पहुंचाया नहीं जाता है कि यूपीआई ओपन किए और पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए स्विस बैंक में, या फिर वायर ट्रांसफर मेथड के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर दिए स्विस बैंक में। ये जो बड़े बड़े बिग शॉट है बड़ी ही झोल-झाल तरीके से इस ब्लैक मनी को स्विस बैंकों तक पहुँचाते हैं। इस झोल-झाल का दूसरा नाम है हवाला सिस्टम। अब ये हवाला सिस्टम क्या होता है, आप इसे बाय एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक राम नाम का बंदा है जिसके पास 50 करोड़ रुपये ब्लैक मनी पड़ा हुआ है। अब ये राम 50 करोड़ रुपये अपने पास तो रख नहीं सकता है, बिकॉज अगर ईडी और सीबीआई का नज़र पड़ेगा तो राम पे ले ही जाएंगे। अब ये राम 50 करोड़ रुपए को स्विस बैंकों में जमा करने के लिए इंडिया के किसी हवाला एजेंट के पास जाता है और उसको कहता है कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, स्विट्जरलैंड में मेरा एक मोहन नाम का बंदा है उसके पास भेजना है। तो जो इंडिया का जो हवाला एजेंट होता है वो राम से कुछ परसेंटेज लेता है पैसे भेजने के लिए। साथ ही राम को एक कोड बताता है और कहता है कि ये जो कोड है आप मोहन को बता दीजिएगा, स्विट्जरलैंड में मेरा एक हवाला एजेंट पार्टनर है। मोहन जैसे ही जाएगा और उनको कोड बताएगा तो मेरा जो हवाला एजेंट पार्टनर है स्विट्जरलैंड में वो मोहन को 50 करोड़ रुपये दे देगा। राम ठीक वैसे ही करता है, उस कोड को मोहन को बताता है और मोहन जाता है स्विट्जरलैंड के हवाला एजेंट के पास में, जो कि इंडिया का हवाला एजेंट का पार्टनर है। अब ये दोनों का जो नेटवर्क है ऐसे ही चलता है। मोहन जैसे ही कोड बताता है, स्विट्जरलैंड का जो हवाला एजेंट है मोहन को 50 करोड़ रुपए दे देता है। फिर बाद में मोहन उस 50 करोड़ रुपए को स्विस बैंकों में डिपॉजिट करता है। तो ये होती है हवाला सिस्टम, जिसका इस्तेमाल करके पैसे एक जगह से दूसरे जगह चले गए और किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन आज भी जो 50 करोड़ रुपए है वो इंडिया के हवाला एजेंट के पास में ही है, वो स्विट्जरलैंड के हवाला एजेंट के पास गया ही नहीं है। वो अपने एसेट मोहन को दिया है 50 करोड़ रुपये। अब ये दोनों का जो सेटलमेंट है वो बाद में होता ही रहता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है हवाला नेटवर्क।
हो सकता है इंडिया का जो हवाला एजेंट है उस 50 करोड़ रुपए को सेल कंपनी के थ्रू ट्रांसफ़र कर दे स्विट्जरलैंड के हवाला एजेंट के पास, या फिर किसी को स्विट्जरलैंड से इंडिया में उस पैसों को भेजना रहता है तो इंडिया का हवाला एजेंट से दिलवा देता है। तो ये दोनों का जो नेटवर्क है ऐसे ही चलता है हवाला सिस्टम। देखिए अब ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक ब्लैक मनी रखने का जरिया हो गया है। बहुत ऐसे देश है जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, सूडान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जहाँ के गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, जहाँ के बैंकिंग सिस्टम स्टेबल नहीं है, तो वहाँ के लोग अपने लीगल मनी को भी सेव करने के लिए स्विस बैंकों में जमा करता है। इनफैक्ट जब रसिया और यूक्रेन के वॉर स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम में लोगों को लग गया था कि मेरा जो पैसा है वो लूट लिया जाएगा, तो लोग अपने पैसों को जमा करने के लिए भी स्विस बैंकों में जमा करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ज़्यादातर स्विस बैंकों का मिसयूज हो रहा है ब्लैक मनी को लेकर। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस चुनाव जीतने के लिए ब्लैक मनी वापस लाने की वादा तो करते हैं, लेकिन एक फूटी कौड़ी तक वापस नहीं आती है। 2014 के इलेक्शन में भी बीजेपी की सरकार आने से पहले मोदी जी ने एक स्पीच दिया था। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो जितने भी लोगों का ब्लैक मनी विदेशी बैंकों में जमा है वो सब हम वापस लेके आएंगे और गरीबी को मिटाएंगे। लेकिन गरीबी मिटाने के नाम पे एक फूटी कौड़ी तक वापस नहीं आती है। साथ ही अगर बात करें कि ये जो ब्लैक मनी है इसको वापस लाने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, हम मेनली 2 रास्ते के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका इस्तेमाल करके ये सारे ब्लैक मनी को भारत वापस लाया जा सकता है। अब ये जो 2 रास्ते हैं हम अपने मन से नहीं बोलेंगे, बहुत ऐसे देश है जो इस 2 रास्ते का इम्प्लीमेंट करके अपने ब्लैक मनी को बैक टू होम किया है। पहला रास्ता ये है कि भारत सरकार पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास करे, जिस रिजोल्यूशन के तहत जितने भी लोगों का निजी संपत्ति स्विस बैंकों में जमा है वो सबको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे। और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम का रूल है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उस देश में ही जमा होती है वो जिस देश की होती है, यानी कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति भारत में ही जमा हो सकती है, स्विस बैंकों में जमा नहीं हो सकती है। और जैसे ही राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होती है तो भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दावा पेश करके ये सारे ब्लैक मनी को वापस ला सकती है। लेकिन मज़े की बात तो ये है जब ये रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में पेश होगी तो बहुत सारे सांसद इस बिल का विरोध भी करेंगे। तो हम सबको ये भी पता चल जाएगा कि जो सांसद इस बिल का विरोध कर रहे हैं मतलब उनका ही ब्लैक मनी स्विस बैंकों में जमा है। 2009 के इलेक्शन में भी बराक ओबामा ने यूएस के लोगों से वादा किया था कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो यूएस का जितने भी ब्लैक मनी विदेशी बैंकों में जमा है वो सब हम वापस लेके आएंगे। We want our money back. और ठीक वैसे ही होता है। बराक ओबामा प्रेसिडेंट बनते ही यूएस में एक प्रस्ताव पास किया जिस प्रस्ताव के तहत सारे ब्लैक मनी को विदेशी बैंकों से यूएस में वापस लाया और वो सारे ब्लैक मनी को यूएस के डेवलपमेंट में यूएस के इंडस्ट्री में लगा दिया। अब सवाल ये है कि अगर ये काम अमेरिका कर सकती है तो भारत क्यों नहीं कर सकती है। सेकंड रास्ता ये है सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि जिन जिन लोगों का निजी संपत्ति स्विस बैंकों में जमा है वो सबको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे। और जैसे ही राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होती है तो भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दावा पेश करके इन सारे ब्लैक मनी को भारत वापस ला सकती है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही किया था जब 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उस टाइम यूरिया घोटाला हुआ था और यूरिया के नाम पे 133 करोड़ रुपए आउट ऑफ कंट्री यानी कि स्विस बैंकों में चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पैसों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके भारत वापस लाई थी। लेकिन बाद में जब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि ये जो 133 करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा था वो किसी और के खाते में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के भतीजे बी संजीव राव के खाते में था। तो सीबीआई कोर्ट ने बी संजीव राव को 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए की फाइन भी मारती है। तो ये होती है इंडियन जुडिशल की पावर। चाहे आप प्रधानमंत्री के बेटे हो या फिर भतीजे हो, अगर आपने घोटाला किए हो तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। तो नॉर्मली मैंने 2 रास्ते के ऊपर डिस्कस किया जिसका इस्तेमाल करके ये सारे ब्लैक मनी को भारत वापस लाया जा सकता है। अब ये ब्लैक मनी का डेटा इतने बड़ा है कि केवल ब्लैक मनी भारत वापस ला दिया जाए तो भारत की गरीबी तो वैसे ही मिट जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत की गरीबी अगर मिट जाएगी तो कुछ लोगों का तो धंधा तो बन गया है गरीबी के नाम पे वोट लेने का, वो धंधा खत्म हो जाएगी। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अगले वीडियो कौन से टॉपिक से बनाऊँ। जय हिंद।